तो स्टूडेंट्स आज स्टार्ट करते हैं हमारा पहला टॉपिक है प्रोबेबिलिटी। सो प्रोबेबिलिटी होती क्या है? प्रोबेबिलिटी बेसिकली गेम ऑफ चांस होता है। कोई भी चीज के किसी इवेंट के होने या अकर होने की चांस को हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। सो डेफिनेशन के फॉर्म में हम बोल सकते हैं प्रोबेबिलिटी इज सिंपली हाउ लाइकली समथिंग इज टू हैपन। कोई भी चीज के होने के क्या चांसेस हैं उसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी हमने कैसे निकालते हैं, हमने ये सीखा है क्लास 10th में, ठीक है, और 11th में भी। 10th और 11th में जो सीखा है उसमें सिंपल सा एक आइडिया है कि अगर आपके पास एक कॉइन है और आप उसको टॉस कर रहे हो तो कॉइन को टॉस करने पे हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी और टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, करेक्ट। सो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 होती है और टेल आने की भी प्रोबेबिलिटी 1/2 होती है। सिमिलरली अगर आप एक डाई को फेंक रहे हो तो उस डाई के फेंकने पर क्या है पॉसिबल आउटकम्स? पॉसिबल आउटकम्स है 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। सो 1 के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/6, 2 के आने की 1/6 एंड सो ऑन। सो किसी भी इवेंट में बेसिकली प्रोबेबिलिटी क्या होती है हम डिफाइन कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी कैन बी डिफाइंड एज दैट फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम, दैट इज नोन एज प्रोबेबिलिटी। इन क्लास 12th हम 3 तरीके की और अलग नए टाइप की प्रोबेबिलिटी सीखेंगे। इन 3 तरीकों में से पहला तरीका है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। सो पहले देख लेते हैं हमारे पास कौन कौन से हैं। हमारे पास यहाँ पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, हमारे पास यहाँ मल्टीप्लिकेशन थ्योरम है और हमारे पास यहाँ पे बेस थ्योरम है। सो 3 तरीके की प्रोबेबिलिटी क्लास 12th में हम सीखेंगे, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम और बेस थ्योरम। क्लियर है ये बात? इन तीनों के लिए हम अलग अलग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि भाई कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम और बेस थ्योरम में क्या क्या डिफरेंस है, इनके क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारा पहला टॉपिक जो है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी सर क्या होता है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो है वो ऐसी प्रोबेबिलिटी है जिसके अंदर हमको एक कंडीशन दी होगी। ये तो हो गई सिंपल, जैसा नाम में ही लिखा है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में क्या लिखा है नाम में कि सर कंडीशन दी होगी, एक कंडीशन होगी। उस कंडीशन के आधार पे हम प्रोबेबिलिटी जब निकालेंगे, ऐसे प्रोबेबिलिटी को हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बोलेंगे। अब इसका थोड़ा सा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि अगर मैं अभी बाहर गया, बारिश हुई तो मैं छाता लेके जाऊंगा, ठीक है। अगर बारिश नहीं हुई तो मैं छाता नहीं लेके जाऊंगा। अब छाता को ले जाना और नहीं ले जाना किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है बेटा कंडीशन पे। क्या कंडीशन है कि बारिश होगी तो छाता लेके जाएंगे, बारिश नहीं होगी तो छाता नहीं लेके जाएंगे। तो छाते को ले जाना और नहीं ले जाना किस कंडीशन पे बेस्ड है? बारिश के होने पे। सिमिलरली अगर कोई एग्जांपल ले लेते हैं कि कल एग्जाम होगा तो मैं आज पढ़ाई करूंगा, एग्जाम नहीं होगा तो पढ़ाई नहीं करूंगा। तो एग्जाम के होने पे आपके पढ़ाई का करना ये कंडीशन हो गई। या फिर मैं बोलूंगा कि मैं हॉस्पिटल तभी जाऊंगा जब मैं बीमार होऊंगा, अगर मैं बीमार नहीं होऊंगा तो मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगा। तो इसको बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, जहां पे आप एक कंडीशन देते हो और इस कंडीशन पे बेसिस पे आप क्या करते हो? प्रोबेबिलिटी निकालते हो किसी इवेंट के होने की, ठीक है। तो हमारा पहला टॉपिक है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और देख लेते हैं कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को निकाला कैसे जाता है। तो सबसे पहले हमारे पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को निकालने का एक फार्मूला है। देखते हैं ये फार्मूला क्या है। सबसे पहले लिख लेता हूं मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी, ठीक है। यहां पे 2 इवेंट की चर्चा हो रही है, एक इवेंट ए है और एक इवेंट बी है, ठीक है। इवेंट ए और बी कौन कौन से इवेंट है ध्यान से समझना। अब ये जो लिखा हुआ लाइन है ये डिवाइड नहीं हो रहा है। यहां बोला जाता है ए बाई बी, लेकिन यहां पे ये डिवाइड नहीं हो रहा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ए गिवन दैट बी हैज ऑलरेडी अकर्ड। इसको बोलने का तरीका क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ए गिवन दैट बी हैज ऑलरेडी अकर्ड, ठीक है भाई। जहां पे हम ए की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं और बी जो है इसकी प्रोबेबिलिटी हमको गिवन है। क्लियर है ये बात? फिर से रिपीट कर देता हूं, बी जो है इसके होने के चांस हो गए, लेकिन ए की प्रोबेबिलिटी हम क्वेश्चन में निकालेंगे। बी की प्रोबेबिलिटी हमको गिवन होगी हर क्वेश्चन में। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी, इसको लिखने का तरीका क्या है? फार्मूला क्या है? ए इंटरसेक्शन बी। हम बात करेंगे इसके बारे में भी, अगर आपको ए इंटरसेक्शन बी नहीं आता है। ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। क्लियर है ये बात? सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होल डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ऐसे कैसे? अगर हमको बोला है कि प्रोबेबिलिटी बी की निकालो गिवन दैट कर लेते हैं भाई यहां पे, गिवन दैट ए हैज ऑलरेडी अकर्ड। सो इसको कैसे बोलेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग बी गिवन दैट ए हैज ऑलरेडी अकर्ड विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सर फिर से क्यों किया ए इंटरसेक्शन बी, इस बार बी इंटरसेक्शन ए क्यों नहीं किया? बी इंटरसेक्शन ए विल बी सेम एज ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर? वो अभी हम क्लियर कर देंगे क्वेश्चन में। बाई चांस अगर आपको ए इंटरसेक्शन बी या बी इंटरसेक्शन ए नहीं आता है, होल डिवाइडेड बाय इस बार किसकी प्रोबेबिलिटी होगी? जो यहां पे इवेंट है इसकी प्रोबेबिलिटी यहां पे आ जाएगी। क्लियर है ये बात? अब देख लेते हैं कि इसके क्वेश्चंस कैसे हैं,
ठीक है, ये तो हो गए बेसिक आइडिया, बेसिक फार्मूला। अब क्वेश्चंस में कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स हमको दिखेंगे और ये वर्ड्स पे हमको काफी ध्यान देना है। कौन कौन से हैं वर्ड सर, देख लेते हैं। तो मैं थोड़ा सा अलग कलर से यहां पे लिख लेता हूं। पहला है नोन दैट। अगर आपको किसी क्वेश्चन में नोन दैट लिखा हुआ मिल जाए तो ये क्वेश्चन किस चीज का हो सकता है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। गिवन दैट, नोन दैट के बाद गिवन दैट, ऑब्जर्व्ड दैट, assumed that। सो ऐसे शब्द जब आपको लैंग्वेज में देखने को मिले तो आपका क्वेश्चन कैसा हो सकता है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का हो सकता है। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और देखते हैं इन फॉर्मूलोज का यूज और इन वर्ड्स का यूज। ठीक है भाई, स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। तो देखो भाई, पहला क्वेश्चन, मैं स्क्रीन से हट जाता हूं, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ लो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ s इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, two sets A and B are defined as A, जो कि है 1 2 3 4 6 8, and set B 1 3 5 7 8, then find the probability of A by B and probability of B by A। बहुत सिंपल, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमारे पास जो यूनिवर्सल सेट है बेटा, यूनिवर्सल सेट कौन सा है, ये है हमारे पास यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है सर, यूनिवर्सल सेट क्या होता है, मैंने 11th में सेट्स नहीं पढ़े, कोई चिंता नहीं है, टेंशन नहीं है, यहां पे ध्यान दो, आपको थोड़ी सी चीजें मैं क्लियर कर दूंगा बेसिक बेसिक सी। तो एस जो है आपका, इसमें एलिमेंट्स कितने हैं बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इस सेट से हमने दो सेट डिफाइन करे हैं। पहला सेट है हमारे पास ए, जो कि है 1 2 3 4 6 8, और सेट बी 1 3 5 7 8। ठीक है भाई, तो अब हमको क्या निकालना है सर, हमको निकालना है पहला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी। और अभी आपने 2 मिनट पहले फॉर्मूला बताया था, ए इंटरसेक्शन बी होल डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। क्लियर है ये बात। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे और बी इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। सर कैसे निकालेंगे, ध्यान दो यहां पे। सबसे पहले ए और बी का इंटरसेक्शन। सर ए और बी का इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन मींस ए और बी में कॉमन एलिमेंट क्या है, दोनों में कॉमन टर्म्स क्या है यहाँ पे। तो ए में है 1 2 3 4 6 8 और बी में है 1 3 5 7 8। दोनों में कॉमन क्या है, ए और बी में। सो ए में सर 1 है, बी में 2 तो है ही नहीं, 3 है, 5 भी नहीं है सर, 7 भी नहीं है, 8 है। ये तीन एलिमेंट जो है ऐसे एलिमेंट है जो कि ए में भी कॉमन है और बी में भी कॉमन है। जो एलिमेंट्स ए और बी में कॉमन होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं बेटा, ए इंटरसेक्शन बी। सो ए इंटरसेक्शन बी इज कॉमन एलिमेंट्स बिटवीन ए एंड बी। तो यहां पे हमने लिख दिया। अब अगर ये हमारे ए और बी के एलिमेंट्स हैं तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। देखो भाई, ये तीनों के तीनों एलिमेंट्स किस सेट के पार्ट हैं, सर कौन सा सेट, यूनिवर्सल सेट है। ये तीन जो है इस यूनिवर्सल सेट के पार्ट हैं। तो हम प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे इसकी, इसकी हो जाएगी 3 डिवाइडेड बाई 10। 3/10 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। फिर से रिपीट कर देता हूं, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी में 3 एलिमेंट है और टोटल एलिमेंट हमारे ए एस के कितने हैं, 10। तो उससे डिवाइड कर दो, आपके आ जाएगा 3/10। ओके, अब यहां पे ए इंटरसेक्शन बी हमको मिल गया। अब निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। सर बी में कितने एलिमेंट है, बी में एलिमेंट है 1 3 5 7 8। ठीक है भाई, अगर बी में एलिमेंट है 1 3 5 7 8, हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालेंगे। सर ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कैसे निकलेगी, 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स है बी में, और ये पांचों एलिमेंट कहां से आए, यूनिवर्सल सेट से आए, 5/10, जो कि हो जाएगा 1/2। क्लियर है ये बात। सो प्रोबेबिलिटी बी की 1/2 है, प्रोबेबिलिटी ए की कितनी है, ए इंटरसेक्शन बी की 3/10। अच्छा सर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए भी तो निकाल सकते हैं डायरेक्ट, बिल्कुल, लेकिन हमको ए की डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी नहीं निकालनी है। हमको क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी हैज ऑलरेडी अकर्ड। मतलब ए की प्रोबेबिलिटी जब बी जो है ऑलरेडी हो गया है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देख लेते हैं। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी हैज ऑलरेडी अकर्ड का फॉर्मूला क्या है, वो लिखा हुआ ए इंटरसेक्शन बी। तो मैं फॉर्मूला वापस नहीं लिख रहा हूं, मैं डायरेक्ट वैल्यूज लिख देता हूं यहां पे। ठीक है, तो यहां पे ए इंटरसेक्शन बी का कितना आ गया, 3/10, और बी की प्रोबेबिलिटी आ गई 1/2। तो ये हो जाएगा बेटा कितना, 6/10, जो कि है 3/5। ये आ गई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी। क्लियर है ये। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया, आइडिया हो गया। ठीक है, प्रॉब्लम्स वर्ड प्रॉब्लम में आती है काफी बच्चों को, तो वर्ड प्रॉब्लम की तरफ चलेंगे। अभी 1-2 क्वेश्चन सिंपल देख लेते हैं। तो यहां पे मैंने अभी तक प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी निकाली है, बी बाई ए नहीं निकाली है। जिसको कॉपी करना है कॉपी कर लो, मैं स्क्रीन से हट जाता हूं।
मेरे हिसाब से अभी तक कॉपी हो गया होगा। अब बात करते हैं प्रोबेबिलिटी b बाई ए की। तो सर प्रोबेबिलिटी, अब इसको मिटा देता हूं मैं, प्रोबेबिलिटी b बाई ए के लिए हम लोग इसको तो सेम ही रहने देंगे वैसे तो, चलो मिटा देते हैं थोड़ा सा, वापस अभी आ जाएंगे। हम पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ b बाई ए का। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ b बाई ए ये होता है हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b, और मैं फिर से याद दिला देता हूं, यहां पे जो यहां पे सेट आएगा उससे डिवाइड करना है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ a से डिवाइड करना है। क्लियर है? तो a इंटरसेक्शन b तो हमने पहले ही कर लिया, तो यहां पे हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b, ये हो जाएगा हमारे पास 3/10, जैसा कि हमने पिछली बार भी किया, सेम ही होगा प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब यहां पे a की प्रोबेबिलिटी निकालनी, तो a के लिए पहले एलिमेंट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो a के 6 एलिमेंट है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ a कितना हो जाएगा 6, कितने में से, टोटल कितने हैं 10, सो 6/10। अब हम यहां पे वैल्यूज लिख लेंगे, तो सबसे पहले a इंटरसेक्शन b की वैल्यू कितनी है बेटा 3/10, और प्रोबेबिलिटी ऑफ a कितना है 6/10, दोनों 10 कैंसिल, 3/6 आ गया, जो कि कितना होता है 1/2। तो ये आ गई हमारी दोनों की प्रोबेबिलिटी a बाई b और b बाई a। क्लियर है ये बात? थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखना है आपको। ठीक है, अगर हम यहां पे देखें प्रोबेबिलिटी ऑफ a क्या है 6/10, 6/10 कितना होता है, 2 से काट दो 3/5, लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ a बाई b बाई a कितना है 1/2। क्लियर है ये बात? तो जिनको कॉपी करना है यहां पे, ठीक है कॉपी कर लो, मैं स्क्रीन से हट जाता हूं। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न सीधा सीधा डायरेक्ट सवाल बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ a गिवन है कितना 7/13, प्रोबेबिलिटी ऑफ b कितना गिवन है 9/13, a इंटरसेक्शन b कितना गिवन है 4/13। हमको सिंपल सा सवाल पूछा है कि a बाई b की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ a बाई b कितनी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ b। ठीक है भाई, अब a इंटरसेक्शन b की प्रोबेबिलिटी कितनी गिवन है क्वेश्चन में 4/13, और प्रोबेबिलिटी ऑफ b कितनी है, ध्यान रखना इस बात में, यहां पे b की प्रोबेबिलिटी आएगी, a का कोई रोल नहीं है। तो सर a की प्रोबेबिलिटी दी क्यों है, बस सिंपली ऐसे, ठीक है आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो b की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 9/13, और 13 से 13 कैंसिल होके हमको आंसर मिल गया 4/9। ध्यान रखना है यहाँ पे प्रोबेबिलिटी, फिर से मैं वही बात रिपीट कर देता हूं, a बाई b प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग a गिवन दैट b हैज ऑलरेडी अकर्ड। अब कुछ बच्चे इसमें क्या गलती कर देते हैं, वो बोलते हैं सर a की तो प्रोबेबिलिटी पूछी है, जब a की प्रोबेबिलिटी पूछी है तो सीधा ही 7/13 लिख देते हैं। नहीं, ये a के होने की प्रोबेबिलिटी है, और ये a जब b ऑलरेडी हो चुका है, कंडीशन हो चुकी है फुलफिल, जब कंडीशन हो जाती है फुलफिल तो प्रोबेबिलिटी अलग होती है। जब बारिश होगी तो मैं छाता लेके जाऊंगा, बारिश नहीं हुई तो छाता नहीं लेके जाऊंगा। बारिश के होने की प्रोबेबिलिटी अलग है, छाते के ले जाने की प्रोबेबिलिटी अलग है, लेकिन उन दोनों के एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल अलग है। क्लियर है ये बात? तो ये हमारा हो गया प्रोबेबिलिटी a बाई b। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलो भाई अगला सवाल, पहला वर्ड प्रॉब्लम। ध्यान देना, अब यहां पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं यहां पे काफी, और इसमें मैं आपको ऐसी चीजें बताऊंगा, वो गलतियां जो बच्चे एग्जाम में करते हैं वो आपको नहीं करनी है। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है, समझना है, फिर बढ़ना है आगे। ठीक है, ध्यान से स्टेप बाय स्टेप हम लोग क्वेश्चन को तोड़ेंगे, समझेंगे अच्छे से। सो क्वेश्चन कह रहा है, अ फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन, एक फैमिली है जिसमें 2 बच्चे हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज, What is the probability that both the children are boys given that, अरे वाह सर, ये वो शब्द आ गया जो आपने स्टार्टिंग में हमको बताया था, given that, observe that, ये सारे वर्ड ऐसे हैं जो कि डिसाइड करेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को। तो given that के बाद वाला जो स्टेटमेंट है, ये वो इवेंट है जो कि हमारा, जिसकी प्रोबेबिलिटी से हम डिवाइड करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है बेटा, एटलीस्ट वन ऑफ देम इज बॉय। तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले। क्वेश्चन कह रहा है, अ फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन। अब सर 2 जब बच्चे हैं घर के अंदर, तो वो 2 बच्चे क्या हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं कि सर सैंपल स्पेस लिख लेते हैं। सैंपल स्पेस क्या होता है, आउटकम्स। आउटकम्स मतलब टोटल आउटकम्स, क्या क्या आउटकम्स हो सकते हैं इस इवेंट के। तो अगर घर में 2 बच्चे हैं तो वो दोनों लड़के हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं सर। बी जी हो सकते हैं, अ बॉय एंड अ गर्ल, ओके। जी बी हो सकते हैं, बिल्कुल, और एक जी हो सकते हैं। अब रुको सर 1 मिनट, आप आगे मत जाना, पहले एक चीज क्लियर करो। जब आपने बोल दिया है कि अ बॉय एंड अ गर्ल, तो यहां पे जी बी लिखने की क्या जरूरत है, बॉय और गर्ल सेम ही तो हुई बात, गर्ल एंड बॉय। ध्यान रखना इस बात का, यहां पे 90% स्टूडेंट्स गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं कि भाई बॉय गर्ल और गर्ल बॉय तो सेम ही है। सेम नहीं है बेटा, यहां सेम नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि क्या पता लड़का बड़ा हो और लड़की छोटी हो,
एज में, क्या पता लड़की बड़ी हो और लड़का छोटा हो एज में। क्लियर है? तो ये दोनों अलग अलग कंडीशन बनती है। तो ये हो गए हमारे टोटल आउटकम। तो जो भी प्रोबेबिलिटीज हम फाइंड करेंगे हम टोटल आउटकम से ही डिवाइड करके निकालेंगे। ये हमारी प्रोबेबिलिटी हो गई। क्लियर है? सॉरी, सैंपल स्पेस हो गया। अब बात करते हैं बचे हुए क्वेश्चन की। बचा हुआ क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द चिल्ड्रंस आर बॉयज। अरे वाह, किसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है? इवेंट ए, जिसमें क्या बोला है? दोनों बॉयज हो। तो सीधा सीधा सर इसको 1/4 कर देते हैं? नहीं, गिवन दैट अगर ये क्वेश्चन यहां से आगे नहीं होता, ये पार्ट होता ही नहीं, तो क्लास 10th वाली प्रोबेबिलिटी हो जाती और हम क्या कर लेते हैं यहां पे 1/4 कर लेते, ये हमारा आंसर हो जाता है, ये हमारा 10th का क्वेश्चन बन जाता। लेकिन क्योंकि यहां पे गिवन दैट आ गया है तो अब ये 10th का क्वेश्चन नहीं रहा है, अब ये क्लास 12th का क्वेश्चन बन गया है। तो क्लास 12th के क्वेश्चन के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इवेंट बी को डिफाइन करना पड़ेगा, जो कि ये है। तो इवेंट बी क्या हो जाएगा बेटा? यहां पे ये हो जाएगा एटलीस्ट 1। अब सर ये एटलीस्ट हमको बहुत कंफ्यूज करते हैं। एटलीस्ट, एट मोस्ट और एग्जैक्ट, ये 3 शब्द हैं। कौन कौन से? एटलीस्ट है बेटा, एटमोस्ट है और एग्जैक्ट है। एग्जैक्ट तो सबको ही पता है, इसको समझाने की बात ही नहीं है, ठीक है ना। एग्जैक्ट मतलब जितना बोला है उतना ही। मैंने बोला कि भाई तू जा टॉफी लेके आ रहा है, 2 टॉफी मेरे लिए भी ले आना, ठीक है। तो कितनी लेके आनी है तुम्हें? 2 ही लेके आनी है। अब बात करते हैं इन दोनों की, एटलीस्ट और एटमोस्ट की। एटलीस्ट के लिए आपको एक सिंपल वर्ड याद रखना है। एटलीस्ट मतलब कम से कम। क्या बोलते हैं? कम से कम। और एटमोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा। तो जब जा रहा है तो एटलीस्ट 2 चॉकलेट लेके आना। एटलीस्ट 2 चॉकलेट मतलब कम से कम 2 चॉकलेट लेके आना। अगर तू 3 भी लाएगा तो भी मैं खुश हूं, अगर तू 4 लाएगा तब भी मैं खुश हूं। जितनी लानी है ला भाई, 2 तो लेके ही आना, ठीक है। बात करते हैं एटमोस्ट की। एटमोस्ट मतलब आज सुबह से चॉकलेट खा खा के पेट भरा हुआ, ज्यादा से ज्यादा 2 टॉफी लेके आना। एटमोस्ट 2 मतलब तू नहीं भी लाएगा तब भी मैं खुश हूं, 1 लाएगा तब भी मैं खुश हूं, 2 लाएगा तब भी मैं खुश हूं। तो उसको बोलते हैं एटमोस्ट, ज्यादा से ज्यादा, ठीक है भाई। हमारे पास यहाँ पे कौन सा वर्ड है? गिवन दैट एटलीस्ट, कम से कम 1 लड़का होना चाहिए। कम से कम 1 लड़का मतलब 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है। सर 3 हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बच्चे ही 2 हैं घर में, तो घर में 2 ही बच्चे हैं, तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कहां तक जाएगी? 2 की। तो यहां पे हम लिख देते हैं बेटा BG, 1 लड़का 1 लड़की, और GB, ठीक है। इन सब में एटलीस्ट 1 क्या है? इनमें एटलीस्ट क्या है? 1 लड़का है। क्लियर है ये बात? चलो भाई, अब कर देते हैं A इंटरसेक्शन B। अभी थोड़ी देर पहले पिछले कुछ सवालों में मैंने बताया कि A इंटरसेक्शन B का मतलब क्या होता है? A और B में कॉमन क्या है? तो A और B में कॉमन है हमारे पास BB, करेक्ट। अब प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन B की क्या हो गई बेटा? 1 बाई किसके रेस्पेक्ट में निकाली जाती है हमेशा? सैंपल स्पेस, टोटल आउटकम 1/4, करेक्ट। बात करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ B की। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B क्या हो जाएगी? यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ B हो जाएगी 3/4। कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से। ये है प्रोबेबिलिटी B की, ये है प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन B की। तो प्रोबेबिलिटी A गिवन दैट B हैज ऑलरेडी अकर्ड क्या हो जाएगा? सर फॉर्मूला लिख दो पहले एक बार, हर बार भूल जाते हैं हम। A इंटरसेक्शन B गिवन दैट B हैज ऑलरेडी अकर्ड। सर थोड़ा सा लैंग्वेज ऐसे बताओ। प्रोबेबिलिटी ऑफ A, probability that both are boys, B, probability of A by B, B मतलब at least one of them। अब लैंग्वेज पढ़ो, आपको सेंस बनाने लग जाएगा। तो A इंटरसेक्शन B की वैल्यू क्या आ गई बेटा? 1/4, और B की कितनी आ गई? 3/4। जब कट करेंगे तो ये आ जाएगा 1/3। ये आ गई हमारी प्रोबेबिलिटी इस इवेंट की। क्लियर है? तो इस तरह से हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करूंगा ताकि आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी आए, ठीक है, और आपको ये चैप्टर इजीली समझ में आए। बस एक ही कंडीशन है, अगर आपने ये ऑलरेडी सीख चुके हो तो एक काम करना, जैसे जैसे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आए स्क्रीन पे, स्क्रीन को या वीडियो को रोक दो, ठीक है, रोक के अपना एक पेन और पेपर ले लें और उस क्वेश्चन को सॉल्व करें और वेरीफाई करें, ताकि साथ ही साथ रिविजन होता रहे, ठीक है। अगर आप इसको फर्स्ट टाइम देख रहे हो या आपको प्रोबेबिलिटी से बहुत डर लगता है, ठीक है, तो उस केस में ये वीडियो के एंड में आपके पास एनसीईआरटी की जो बुक है, सबसे पहले उस बुक के क्वेश्चंस करना, उसके बाद कोई रेफरेंस बुक करना, ताकि आपका लेवल धीरे धीरे बढ़ जाए, ठीक है। और मैं प्रॉमिस कर रहा हूं इसके बाद आपसे एनसीईआरटी के क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे, ठीक है भाई। तो ये क्वेश्चन जिनको कॉपी करना है, मैं स्क्रीन से हट जाता हूं और जल्दी से कॉपी करें। तो मेरे हिसाब से आप लोगों ने इसको कॉपी कर लिया होगा। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर।
देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है और ध्यान से स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चन को तोड़ते हैं, समझते हैं और अप्लाई करते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज 10 कार्ड्स नंबर्ड 1 to 10 आर प्लेस्ड इन अ बॉक्स मिक्स्ड अप थॉरली एंड देन 1 कार्ड इज ड्रॉन रैंडमली। एक कार्ड का बॉक्स है जिसके अंदर 10 कार्ड रखे गए। ठीक है सर, कैसे कार्ड? कोई भी कार्ड हो जिसके ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक लिखा हुआ है और उसको क्या किया? मिक्स कर दिया, शफल कर दिया। शफल करके उसमें से एक कार्ड रैंडमली हम लोगों ने निकाल दिया। ठीक है भाई, अगर हमने एक कार्ड रैंडमली निकाल लिया, अब क्वेश्चन देखते हैं और ध्यान से याद रखना, मैंने स्टार्टिंग में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के क्या क्या कहा था। तो इफ इट इज नोन दैट, ध्यान से देखो क्या वर्ड आ रहा है, नोन दैट। स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस को पहचानने का ये बहुत ईजी तरीका है, नोन दैट, गिवन दैट, ओके, अज्यूम दैट, ओके। सो नोन दैट द नंबर ऑन द ड्रॉन कार्ड इज मोर देन 3। तो नंबर जो है वो क्या है? मोर देन 3। अब ये क्या है? नोन दैट। नोन दैट के बाद वाला लाइन या बाद वाला स्टेटमेंट हमेशा किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा? इवेंट बी को। और किसका? इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमको, इवेंट ए की। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, नोन दैट के बाद वाला हमेशा इवेंट बी को रिप्रेजेंट करता है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं इवेंट बी को। बोला है कि भाई द नंबर ऑन द कार्ड ड्रॉन इज मोर देन 3। 3 से ज्यादा। 3 से ज्यादा सर कौन कौन से नंबर हो सकते हैं उस बॉक्स में? 4 5 6 7 8 9 10। चलो भाई, अच्छा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एन इवन नंबर? हमको इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब क्वेश्चन में किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है? इवन नंबर की। देखो यहां पे अब बहुत लोगों ने वीडियो रोक दिया होगा, खुद क्वेश्चन सॉल्व करना, बोला कितना आसान है भाई, इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी पूछिए। एक गलती जो सारे बच्चे करते हैं एग्जाम में भी और अभी भी करने वाले हैं, अगर आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, वो क्या गलती है मैं आपको बता देता हूं। जब आप इवन नंबर के सेट को लिखते हैं, 99% बच्चे ये गलती करते हैं, 99% बच्चे, कि इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी पूछी और नंबर 3 से बड़ा होना चाहिए, तो वो सीधे ही पहला नंबर कहां से स्टार्ट करते हैं? बोला 4 6 8 10। अब कुछ लोग ये सोच रहे हैं सर इसमें गलत क्या है? बिल्कुल तो सही है। नहीं, सेट ए इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम सेट बी। और जब आप बोल रहे हो कि सेट ए इवन नंबर का सेट है, ठीक है, तब इसमें 2 भी आएगा। सर 2 क्यों आएगा? ये तो बोल रहा है 3 से बड़ा होना चाहिए। बेटा वो कंडीशन है, वो कंडीशन ऑलरेडी आपने लगा दी है अपने आप। वो कंडीशन आपको इनिशियली नहीं लगानी है। आपको इनिशियली इवेंट ए में 2 को भी इंक्लूड करना पड़ेगा, सारे इवन नंबर का है। अब जब हम ए इंटरसेक्शन बी करेंगे तब वो 2 गायब हो जाएगा, तब वो कंडीशन आ गई ए इंटरसेक्शन बी। किसकी बात हो रही है? ऐसे सारे नंबर जो इवन भी है और 3 से बड़े हैं। अब यहां पे देख लो आपको क्या मिलेगा, 4 6 8 10। ये गलती 99% स्टूडेंट्स करते हैं, इसलिए बहुत ध्यान रखना है आपको इस केस में। क्लियर है? अब बात करते हैं यहाँ पे प्रोबेबिलिटी की। तो बहुत आसान हो गया आप क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बेटा कितना हो गया? 4/10। और यहां पे प्रोबेबिलिटी हमेशा किसकी होती है? बी की। ठीक है, अब ए बी के टर्म्स में याद नहीं रखना, नोन दैट के बाद वाला जो स्टेटमेंट होता है उसको मैं बी मान रहा हूं मैं। अब क्योंकि कुछ टीचर्स इसको E/F के फॉर्म में भी लिखते हैं, तो दैट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। E/F के फॉर्म में लिखो, A/B, P/Q, कुछ भी लिखो, ठीक है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बेटा क्या हो जाएगा यहाँ पे? एक सेकेंड, तो प्रोबेबिलिटी यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 7/10। ठीक है बेटा। तो अब जब हम इधर प्रोबेबिलिटी निकालेंगे A/B का, तो यहां पे हो जाएगा बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो कि है 4/10 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो कि है 7/10। 10 से 10 कैंसल, 4/7। ये हमारा आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। मेरे हिसाब से ये सबको समझ में आया है, ठीक है। जिनको समझ में आया और स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लो, मैं स्क्रीन से हट जाता हूं। मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आ गया। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा ये रहा आपके सामने। बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास, इन ए स्कूल, एक स्कूल है जहां पे 1000 बच्चे हैं, मतलब 1000 एक ऐसा नंबर आ गया जिससे हमको डिवाइड करना है। ये हमारा सैंपल स्पेस है। सैंपल स्पेस में सारे के सारे बच्चों को टोटल कितना हो गया? 1000। अब विच हैज, आउट ऑफ विच 430 आर गर्ल्स, मतलब उस 1000 बच्चों में से कितनी गर्ल्स हैं? 430 गर्ल्स है। तो बॉयज कितने होंगे? सिंपली माइनस कर दो। अगर जरूरत है आगे क्वेश्चन में, जरूरत नहीं है तो माइनस नहीं करना है, ठीक है, सिंपल सी बात। इट इज नोन दैट, अरे वाह ये शब्द आ गया हमारे पास, इट इज नोन दैट आउट ऑफ 430 10% ऑफ द गर्ल्स स्टडी इन क्लास 12। नोन दैट क्या है कि
430 में से 10% गर्ल्स किस में है, क्लास 12th में है। ठीक है भाई, तो ये बी हो गया हमारा इवेंट, नोन दैट के बाद वाला। तो बी में यहाँ पे 10% गर्ल्स कितनी हो गई, 10/100 इंटू 430 कर दो सर, कितना आ गया हमारे पास, 43 गर्ल्स। क्या बोला यहाँ पे, 43 गर्ल्स ऐसी हैं जो कि क्लास 12th में है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं। 1000 बच्चे हैं, 430 गर्ल्स हैं, उसमें से 43 गर्ल्स 12th में पढ़ रही हैं। बिल्कुल सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट चोजन रैंडमली, क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक बच्चा जो हमने चूज किया है रैंडमली वो क्लास 12th में है और गिवन दैट द चूजन स्टूडेंट इज अ गर्ल। ठीक है, अब दो कंडीशन फिर से आ गई हमारे पास। एक तो यहां पे देखो गिवन दैट सर दो जगह आ गया, एक तो नोन दैट स्टार्टिंग में आ गया और गिवन दैट ये आ गया। ठीक है, अब यहां पे सर हम किस वाले को गिवन दैट बी माने और किस वाले को ए इंटरसेक्शन बी माने अभी देखेंगे। ठीक है ना, क्योंकि मैंने बी इसको पहले वाली लाइन को पढ़ते ही बी मान लिया। अब मैं गलत हो गया, क्यों गलत हो गया, ध्यान से समझना। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी मतलब ए ये होगा दैट अ स्टूडेंट चोजन रैंडमली स्टडीज इन क्लास 12th। तो क्लास 12th की बच्चा है उसकी प्रोबेबिलिटी गिवन दैट, अब ये वाला गिवन दैट है, ये कंडीशन के साथ ये वाली कंडीशन, पुरानी कंडीशन तो अलग हो गई। हमको तो इसकी प्रोबेबिलिटी पूछी, हमको पीछे वाले की प्रोबेबिलिटी थोड़ी पूछी। तो हम थोड़ा सा इसको इरेज करके फिर से समझने की कोशिश करते हैं। बोलते हैं भाई एक क्लास में 430 गर्ल्स हैं, सॉरी एक स्कूल में 430 गर्ल्स हैं, उसमें से कितनी क्लास 12th में है, सर 12th में 43 है। ठीक है, ध्यान से समझना। यहां पे अब क्या करना है हमको, बोला है प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट इज इन क्लास 12th, क्लास 12th की बच्ची है और गिवन दैट इट इज अ गर्ल। सो 12th की बच्ची, ए इंटरसेक्शन बी आ गया, ए इंटरसेक्शन बी क्यों सर, क्यों हमने ए नहीं लिया, क्यों हमने बी नहीं लिया, ए इंटरसेक्शन बी। देखो भाई 43 गर्ल्स लड़कियां भी हैं और 12th में भी पढ़ रही हैं। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, 43 एक ऐसा नंबर है पूरी स्कूल का जो कि लड़कियां भी है और 12th में पढ़ रही है। तो ए इंटरसेक्शन बी आ गया और वो क्या होगा 43/1000। क्लियर है। अब इनमें से कितनी गर्ल्स हैं जो कि 12th में पढ़ रही हैं, टोटल सॉरी कितनी गर्ल्स हैं टोटल, तो टोटल गर्ल्स की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 430/1000 सॉरी, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, कितनी गर्ल्स हैं टोटल 430/1000 करेक्ट। प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल बीइंग इन क्लास 12th दैट इज 43/1000। क्लियर। अब इन दोनों को हम डिवाइड कर देंगे, हमको प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी विल बी सिंपली ए इंटरसेक्शन बी। मैं हर बार ये फार्मूला लिख रहा हूं ताकि एट द एंड ऑफ लेक्चर आपको ये फार्मूला बिल्कुल आसान लगे। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या है हमारे पास, सर हमारे पास है 43/1000 डिवाइडेड बाय 430/1000। काट दो क्या बच गया 43/430 जो कि कितना हो गया 1/10 जो कि कितना आ गया हमारा प्रोबेबिलिटी 0.1। क्लियर है ये बात। तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया तो फिर से थोड़ा सा रिकैप करो और फिर से इसको शुरू से देखो और ध्यान रखो कि कहां कहां गिवन दैट और नोन दैट आ रहा है। गिवन दैट नोन दैट ये जरूर बताता है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लग रही है, लेकिन किसकी कंडीशन पे आपको क्या चीज निकालना है वो जरूर देखना आपको इंपॉर्टेंट है। क्लियर है ये बात। तो जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लो, मैं हट जाता हूं स्क्रीन से। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के, ठीक है, और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन थ्योरम और बेस थ्योरम। ठीक है, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोल रहा है। क्वेश्चन क्या रहा है, कंसीडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन। ठीक है भाई, एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें हम कॉइन को टॉस कर रहे हैं। बस रुक जाओ, यहीं पे थोड़ा थोड़ा स्टेप है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से देखना। यहां पे भी बच्चे गलतियां करते हैं और सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही रिपीट हुआ है और इसमें सबसे ज्यादा गलतियां भी होती हैं। ठीक है, और बच्चे सोचते हैं कि आंसर ही गलत है, आंसर गलत नहीं है, थोड़ा ध्यान से समझना। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, कंसीडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन। सर एक कॉइन है उसको टॉस कर लेते हैं, एक हेड आएगा एक टेल आएगा। ये तो बचपन में सीखा था कि भाई एक कॉइन है उसको टॉस कर रहे हैं तो क्या मिलेगा, सर एक हेड मिलेगा एक टेल मिलेगा। ठीक है, अच्छा इफ द कॉइन शोज हेड, अगर कॉइन जो है उसमें हेड शो कर रहा है, कॉइन में क्या शो कर रहा है, हेड शो कर रहा है, तो टॉस इट अगेन। वाह 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 वाह, अगर कॉइन में टॉस करते ही हेड आ रहा है तो फिर से एक बार टॉस करो तो फिर से हेड और टेल ही आएगा। सर इसमें क्या बड़ी बात है, सर नहीं समझ में आया। एक कॉइन लिया उसको टॉस किया, आपको हेड दिखा, जैसे ही आपको हेड दिखा आप उसको फिर से टॉस कर रहे हो तो फिर से टॉस करने में या तो हेड आएगा या सेकंड टाइम में टेल आएगा। सर हेड आया तो फिर से नहीं, सिर्फ उन्होंने यही बोला कि एक बार अगर हेड आया तो उसको फिर से एक बार टॉस करना, बस उसके बाद नहीं करना है। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, बट इफ इट शोज टेल, अगर टेल आता है देन थ्रो अ डाई। सर टेल आएगा तो डाई थ्रो करेंगे, पर डाई क्या होता है, अरे वो जो बचपन में लूडो खेला था डाई,
उसको जब हम थ्रो करेंगे तो हमको क्या मिलेगा सर, ये पॉसिबिलिटी मिल सकती है, या तो 1 2 3 4 5 6 में से एक मिल सकता है। क्लियर है ये बात? तो ये हमारे पास क्या मिल गया, सैंपल स्पेस। ठीक है, इसको प्रॉपरली ऑर्गेनाइज कर लेते हैं हम। तो मैं इसको यहां से मिटा रहा हूं और देखते हैं हमारा सैंपल स्पेस में हमने क्या लिखा। सो S इज इक्वल्स टू एच एच, पहला हेड दूसरा हेड, पहला हेड दूसरा टेल, ये हो सकता है। या फिर इसमें इधर कॉमा नहीं लगाते हैं, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे। सो ये हमारे पास H T T1 T2 T3 T4 T5 T6। ठीक है भाई, ये हमारे आउटकम्स हो गए, या तो हेड हेड या हेड टेल। और अगर पहले ही टेल आ गया तो फिर डाई थ्रो करना पड़ेगा, तो T1 से लेके T6, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बढ़ते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब यहां पे ये बोल ही रहा है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ही निकालनी है। ठीक है, ऑफ द इवेंट दैट, अब देखना इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है उसको मैं शुरू से क्या मान रहा हूं सर, ए मान रहे हो आप। तो ये बोल रहा है डाई शोज अ नंबर ग्रेटर देन 4। अरे वाह, डाई पे नंबर 4 से बड़ा है तो T5 और T6 हो सकते हैं। सिंपल सी बात है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। T4 या T5 या T6। ओके, गिवन दैट, फिर से वर्ड रिपीट हो गया, गिवन दैट मतलब ये बी है इवेंट। और यहां पे क्या बोला, एटलीस्ट एक टेल। सर एटलीस्ट आपने बताया था पिछले सवालों में, एटलीस्ट मतलब कम से कम या ज्यादा से ज्यादा, कम से कम एक टेल होना ही चाहिए। क्लियर है? तो सर एक टेल तो इसके पास भी है, HT के पास एक टेल तो सर यहां पे भी है, T1 T2 T3 T4 T5 T6। सर इतना तो आसान है, आप क्यों बोल रहे थे कि खतरनाक होने वाला है ये क्वेश्चन, ध्यान से रखना है। इतना तो सिंपल है सर, इसमें कुछ नहीं, अब तो सीधा डिवाइड कर दो, है ना। अब जो लोग ये सोच रहे हैं कि यहाँ पे ए की प्रोबेबिलिटी को अगर हम निकालें सॉरी, ए की हम प्रोबेबिलिटी निकालें तो ये हो जाएगी 2/8, 6 है ना ये, और 2 8, तो गलत हो आप। अगर आप ये सोच रहे हो कि यहाँ पे बी की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी सीधी 1 2 3 4 5 6 7 7 7/8, तो बिल्कुल गलत हो आप। ठीक है, तो सर आपने जो सिखाया था नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम, सीधा 7 को डिवाइड कर देते हैं 8 से, क्यों फालतू में इसको कॉम्प्लिकेटेड बनाना है। ध्यान रखना है यहाँ पे वो चीज तभी पॉसिबल होती है जब आपके इवेंट जो है वो लाइक इवेंट्स होते हैं, एक जैसे होते हैं। जैसे कि अगर कॉइन की बात करो तो कॉइन ही फेंक रहे हो, डाई की बात कर रहे हो तो डाई ही फेंक रहे हो। यहाँ पे आप कॉइन और डाई दोनों साथ में फेंक रहे हो। जब दोनों साथ में फेंक रहे हो तब आपकी प्रोबेबिलिटी में क्लास 11th का तड़का लगेगा, और क्लास 11th के तड़के के हिसाब से प्रोबेबिलिटी हेड की कितनी होती है सर, 1/2, और इधर H की भी 1/2, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, H की प्रोबेबिलिटी क्या बन गई, 1/4। बी वेरी केयरफुल विद दिस, ओके। प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/2, टेल क्या हो जाएगा 1/2, फिर से 1/4, इधर क्या हो जाएगी 1/2, लेकिन 1 की प्रोबेबिलिटी 1/2 नहीं होती है। 1 की प्रोबेबिलिटी क्या होती है बेटा, 1/6। तो सेम वे वी कैन राइट 1/6, 1/2 इंटू 1/6 एंड सो ऑन। ठीक है भाई, ऐसे हम सबकी प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, पहले हम ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा बेटा, दोनों में क्या कॉमन है, T5 और T6, करेक्ट। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, क्लियर, क्या हो जाएंगे ये हो जाएंगे, T क्या है 1/2, 5 क्या है 1/6, प्लस T क्या है 1/2 1/6, कितना हो गया, ये हो गया 1। तो ये कितना होगा 1/12 प्लस 1/12, ये हो जाएगा हमारे पास 2/12 विच इज 1/6। ये हो जाएगी हमारी प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी की। क्लियर है ये बात। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोबेबिलिटी बी की। सो प्रोबेबिलिटी बी की हो जाएगी हमारे पास, बी का है ये रहा, सो 1/2 इंटू 1/2, तो ये तो 1/4 हो गया। देखो मैं यहां पे लिख देता हूं 1/4 प्लस ये कितनी बार रिपीट हो रहे हैं, 6 बार। 6 बार क्या रिपीट हो रहे हैं, 6 इंटू टी की वैल्यू 1/2 और 1 की वैल्यू 1/6, ये आ जाएगी प्रोबेबिलिटी। सर समझ नहीं आया, नहीं समझ में आया, फिर से देख लेते हैं एक बार। हेड की प्रोबेबिलिटी बेटा कितनी है 1/2, और टेल की भी 1/2, टेल की 1/2, और इस 1 की प्रोबेबिलिटी 1/6, 1/2 इंटू 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 1/6, सबकी प्रोबेबिलिटीज ऐड कर लो तो 6 टाइम्स हो गई। तो 1/4 प्लस, अब ये 6 से ये 6 कट गया, ये 1/2 आ गया, तो ये हमारे पास हो गया 3/4। ये आ गई प्रोबेबिलिटी बी की। हमको किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ए बाई बी की। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी is equals to probability of A intersection B whole divided by probability of B.
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी सर ये रही 1/6, करेक्ट। तो 1/6 यहां पे लिख देते हैं और उधर 3/4 लिख देते हैं। ठीक है भाई, तो 4 को ऊपर ले जाते हैं, 6 को नीचे ले आते हैं, ये आ जाएगा 4/18 और वो हो जाएगा 2/9। क्लियर है ये बात? बहुत ध्यान रखना है यहाँ पे प्रोबेबिलिटी का, ठीक है। तो यहां पे मेरे हिसाब से आपको समझ में आया। थोड़ा सा मैं स्क्रीनशॉट के लिए अलग हो जाता हूं। तो मेरे हिसाब से आपको ये लेक्चर समझ में आया है। यहाँ पे हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में डिस्कस किया। मैं थोड़ा सा आपको रिकैप दे देता हूँ। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, आपको हमेशा एक कंडीशन दी जाएगी और दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी पूछी जाएगी, ठीक है भाई। और इसके अलावा अब आपको करना क्या, आपको अपनी टेक्स्ट बुक खोलनी है और बाकी के क्वेश्चंस खुद अप्लाई करने हैं, ठीक है भाई। जहां पे भी कोई डाउट होगा तो हम देखेंगे बाद में। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे मल्टीप्लीकेशन थ्योरम और बेस थ्योरम, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। मेरे हिसाब से आपको आइडिया हो गया और थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी के लिए डर कम हो गया, ठीक है। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर पे।